देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को घोषणा की थी कि अगली जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही मोदी सरकार से इसकी डेडलाइन सहित कई सवाल किए हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र के जाति जनगणना को लेकर की गई घोषणा में कोई डिटेल नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ब्रीफिंग में जयराम रमेश ने कहा कि 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो 575 करोड़ रुपए में आप कौन सी जनगणना कराएंगे। जयराम रमेश ने जाति जनगणना की घोषणा के पीछे मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंशा क्या है, मानसिकता क्या है, केवल एक हेडलाइन। उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा था कि हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहाँ है। हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जातिगत जनगणना कराने के फैसले को केंद्र का एक बहुत बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस देश की जनता ने सच्ची नीयत और खोखली नारेबाजी के बीच का फर्क देख लिया। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आखिरकार वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जातिगत जनगणना देश की जरूरत है, समय की जरूरत है। पिछले 3 से 4 सालों से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं और आम लोगों के असल मुद्दे को उठा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि जब भी राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, भाजपा के लोगों ने उन पर हमला किया है, लेकिन हम खुश हैं कि अब भारत सरकार को ये महसूस हुआ कि जातिगत जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में पटना में बुधवार की देर शाम तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया, तो अब इस पर जेडीयू नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर अपना वीडियो बयान पोस्ट किया। नीरज कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव अपने आप को राजनीति का छुरछुरी पटाखा साबित करना चाहते हैं। सच तो यह है कि 1989 में आपका जन्म हुआ, आपके उपनाम तरुण यादव के नाम पर फुलवरिया में जमीन लिखवाई गई। 1994 में नीतीश कुमार सदन में जातिगत जनगणना की आवाज बन गए। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा, दलित, सामान्य समुदाय, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता अपने सामाजिक सोच का प्रकटीकरण कर रहा था और आपके पिता नाबालिग होने के बावजूद आपके लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे थे। जेडीयू नेता ने कहा कि अगर जाति सर्वे बिहार में नहीं होता तो ये कैसे पता चलता कि आपके परिजन के नाम पर पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा और 16 धुर जमीन है। जातिगत जनगणना जब देश में होगी तो कहां कहां राजनीति में आपने काला धन का निवेश किया है, सबकी कलई खुल जाएगी। आपने जो राजनीति में संपत्ति संग्रहण किया है उसके बारे में जुबान खोलिए। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की जमीन आपने नौकरी के नाम पर लिखवा ली और राजनीति में आप जातिगत जनगणना का श्रेय लेना चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दायर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। याचिका में घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग से करवाने की मांग की गई थी। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए जिम्मेदारी बरतने को कहा। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने जैसे ही मामला रखने की कोशिश की तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पूछा कि क्या वह वाकई गंभीर हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जज कब से जांच के विशेषज्ञ बन गए, उनका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है। थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, आपका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। पूरा देश मामले में एकजुट है। आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो सैन्य बलों का मनोबल गिराने वाली हों। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस मांग पर जोर नहीं देंगे, याचिका की दूसरी बातों को देखा जाए। इस पर जज ने कहा कि पहले आप याचिका दाखिल कर उसका प्रचार करते हैं, फिर कोर्ट में कहते हैं कि आप अपनी मांगों पर जोर नहीं देंगे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका में लिखी गई सभी मांगों को पढ़ा। इसमें पीड़ितों को मुआवजा देने, पर्यटकों की सुरक्षा जैसी मांगे भी थी। कोर्ट ने कहा कि इनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने कहा कि वह पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ खड़े हैं और पीड़ितों को शहीद का दर्जा दिए जाने की उनकी मांग का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के दुख और उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की उनकी मांग के साथ खड़ा हूँ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बुधवार को भारत को चेतावनी दी कि अगर भारत कोई भी हमला करता है तो उसे मजबूत और सोच समझकर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमले की जगह भारत तय करेगा, लेकिन खत्म कहां होगी ये हम तय करेंगे। चौधरी ने यह बयान इस्लामाबाद में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रमुख हैं, ने कहा कि पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। चौधरी ने कहा कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सभी जवाबी कदम तैयार हैं। हमारी सेनाएं पूरी तरह सतर्क और चौकस हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम हमले पर देश अभी भी शोक में है। महाराष्ट्र भी शोक में है क्योंकि राज्य के 6 लोग मारे गए। यह देश पर हमला था। हमें उम्मीद थी कि पीएम 6 से 7 दिनों तक शोक में रहेंगे। यह हिंदुओं पर हमला था। हालांकि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए बिहार चले गए और आज वे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुंबई आ रहे हैं और ये भाजपा वाले हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर करने के लिए चुनाव आयोग ने 3 नए कदम उठाए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची सही करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इकट्ठा करेगा। इससे वोटरों को पंजीकरण करने वाले अधिकारियों को उन वोटरों के बारे में सही समय पर जानकारी मिल पाएगी जिनका निधन हो चुका है। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं के लिए सरल बनाया जाएगा। इसमें उनका सीरियल नंबर अधिक प्रमुखता से छपा होगा। इनमें शब्दों का आकार बड़ा रहेगा जिससे मतदान केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाए। इसके अलावा मतदाताओं का सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान बीएलओ को फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि वो घर घर जाकर पूरे अधिकार के साथ काम कर सकें और मतदाता भी सहज रहें। अमेरिकी टैरिफ की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन में आई अस्थिरता और 2025 के पहले तिमाही में अमेरिकी जीडीपी में आई कमी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की घोषणाएं की हैं। उससे कहा जा रहा है कि भारत को फायदा मिलेगा क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन में मौजूद कंपनियां चीन की बजाय भारत को तरजीह देंगी। यूक्रेन ने दावा किया है कि ओडेसा शहर में रूस के ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। ओडेसा के गवर्नर ओल्हे केपिर ने कहा कि रूस के इस हमले में जनहानि के साथ आवासीय इमारतें, एक सुपरमार्केट और एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ओडेसा काला सागर के पास स्थित यूक्रेन का महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह है। फरवरी 2022 से रूस लगातार इस बंदरगाह पर हमले कर रहा है। वहीं रूस ने अभी तक इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.